हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, सब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और आपको पता है कि बिहार बोर्ड में लगभग 50% ऑब्जेक्टिव आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि अगर 100 सवाल है, 100 ऑब्जेक्टिव देता है तो उसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, ठीक है ना। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग केवल क्लास 10th यानी मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा पूरे एकदम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करेंगे। जैसे रियल नंबर का करेंगे, उसके बाद बहुपद का करेंगे, फिर दो चरों के रैखिक समीकरण का करेंगे। ऐसे करते हुए हम सारे चैप्टर का क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सवाल एक्चुअली देखिए, यहाँ आपको सवाल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा है, मैं उसको क्या करूँगा, पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखिए, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन आपके पास है 0, -1, 1 और 2। तो याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए सबसे, अगर आप एक और बात याद रखिएगा, जब तक आप जो मैंने आपको शुरू किया है क्लास 10th का जो मैथ का प्लेलिस्ट है, उसको जाके एक बार आप लोग जरूर पढ़िए उसको, ठीक है ना। वहाँ शुरू से पढ़ेंगे तभी आप इस ऑब्जेक्टिव के सवालों को अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव के पूरे सवालों को खुद से वहाँ से बनाना भी है और वहाँ पे जाके थ्योरी को पढ़ना भी है, ठीक है। देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो याद कीजिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या को सूचित करते हैं n से, और इसमें होता है 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। और सबसे बड़ी को हम बता नहीं पाएंगे, सबसे बड़ी बता नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12, देखिए √12 का ऑप्शन आपको दिया है √3, √2, √6 और 2 √3, ठीक है। देखिए √12, तो जब भी आपको ऐसे सवाल दिखे ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले √12 लिख दीजिएगा ऐसे। अब क्या कीजिए, 12 को ना आप ऐसे तोड़िए, 12 2 से टूटेगा, 2 छके 12, फिर 2 से टूटेगा तो 3, यानी ये इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा लग जाएगा, 2 और 2 का जोड़ा लगेगा, कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये वर्गमूल में है तो यहाँ से एक जोड़ा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, और 3 का कोई जोड़ा नहीं है, इसीलिए 3 इसी में रह जाएगा। इसका मतलब इसका परिमेयकरणीय क्या है, परिमेयकरण गुणांक क्या है, 2√3, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अब देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा। अगला सवाल कर रहा है 45 और 60 का मसा बताएं। 45 और 60 का मसा बताना है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, मसा का मतलब क्या होता है, मसा का मतलब होता है कि वैसी संख्या, मसा का मतलब होता है कि वैसा बड़ा सा बड़ा संख्या बताएं जिसको हम भाग देने पे वो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, 45 और 60, 45 और 60, इसमें ऑप्शन आपको दिया है 3, तो 3 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, लेकिन सबसे बड़ी अभी नहीं है 45 तो ठीक है, 45 तो इससे ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन सी, ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 1 है ना, तो 1 से तो सब संख्या कट जाती है, तो इसको हम लोग अभी ये सबसे बड़ी नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे बड़ी 3 है। 3 जो है सबको काट सकता है, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, ठीक है। और उसके बाद से 15, देखिए 15 के पारा में ये भी आता है, 15 3 45 और 15 चौके 60, यानी 15 से ये दोनों कट जाएगा। इसका मतलब इसका जो मसा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, 45 60, 45 से कम 45, यहाँ आ गया 15 और फिर 45, 15 3 45। तो आप ऐसे भी करके इसको बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तीसरे नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन है हमेशा परिमेय होगा, ऑप्शन बी हमेशा अपरिमेय होगा, ऑप्शन सी 1 होगा, या परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो देखिए, एक अशून्य कहने का मतलब कि शून्य नहीं लेना है। तो देखिए हम एक ले लेते हैं 2, 2 एक ले लिए, क्या ले लिया हमने, अशून्य परिमेय, क्या ले लिया,
अशून्य परिमेय ले लिया, ठीक है, अशून्य परिमेय लिया, और उसके बाद एक ले रहा है अपरिमेय, अपरिमेय ले लिया कितना, √3, इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो क्या मिला हमको 2√3। इसका मतलब ये हुआ कि एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, कह रहा है लसा का है, ऑप्शन बी मसा का है, भागफल का है, या शेषफल का है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम याद रखिएगा, ये हमेशा आपको मसा निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं, मसा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो आप याद कीजिएगा, हमने आपको बताया था कि धनात्मक पूर्णांक का सामान्य रूप क्या होता है। अब अगर आपने क्लास किया है तो धनात्मक पूर्णांक का सामान्य रूप क्या होता था, याद है आप लोग को बताया था हमने, क्या बताया था, 2p, क्या बताया था, 2m बताया था, वहां पे क्या बताया 2m, तो यहाँ तो इसके जगह पे क्या है p है, तो क्या हो जाएगा 2p, यानी वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसी को हम क्या कहते हैं, सम, क्या कहते हैं, सम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, याद भी रखेंगे इसको। किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिए अगर 6q की बात करें, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए तो 2 से कट जाएगा, तो ये विषम तो है ही नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें 6q + 2, तो ये भी देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो 2 × 3 = 6, अब 2 × 1 = 2, देखिए तो 2 से कट गया, तो ये भी विषम नहीं है। 6q + 1 पे ध्यान दीजिए, देखिए 6q, तो 6 इससे जब गुणा होगा, q में 6 से गुणा होगा तो एक सम होगा, और सम में अगर एक संख्या जोड़ेंगे तो वो सम की अगली संख्या क्या होती है, विषम, क्या होती है, विषम, यानी ये क्या है, विषम है, ये क्या है, विषम। अगला भी चेक कर लीजिए 6q + 4, देखिए यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो 3q + 2, ये भी सम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। आइए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, 8 नंबर, ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड में आएंगे तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका मसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा। तो हम देखिए याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं गुणनफल का फॉर्मूला होता है लसा, लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2166, ठीक है। मसा कितना दिया है, 19, हमें क्या निकालना है, लसा निकालना है, क्या निकालना है, लसा। तो अब 19 से भाग देंगे इसको, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, लसा बराबर हो जाएगा 2166 बट्टा 19, 19 से कम 19, ठीक है, कितना आ गया, 19 से कम 19, आरसी लाए कितना 2, फिर 19 से कम 19, 19 चौके 76, कितना बार में कट गया, लसा बराबर आपका हो गया 114। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कर रहा है यदि देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। यदि a बराबर 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 है, b बराबर कितना है, 2 का पावर 4, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1 है, तो हमको क्या चाहिए, लसा चाहिए, क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए हमको, एलसीएम। तो ध्यान दीजिए ऐसे सवालों को कैसे बनाना है, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखिए, बेस पर ध्यान देना है, पावर पे नहीं, बेस पर। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, जितने बेस है उसको लिखते हैं, 2 है, 2 है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, उसको भी लिखेंगे, 5 है इसमें, दोनों को लिखेंगे,
7 को भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 का सबसे बड़ा पावर, 2 का सबसे बड़ा पावर, तो 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, 4 है क्या, कि 3 है, 4 है, कितना है 4। 3 का सबसे बड़ा पावर कितना है, 1 है, 1 ही लिख देंगे। 5 का सबसे बड़ा पावर कितना है, 1 है। 7 का सबसे बड़ा पावर कितना है, 1 है। अब चलिए गुणा करते हैं, 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, कितना हो गया 16, 3 5 7। अब गुणा कीजिए, 16 3 48, 48 पचे 240, कितना हो गया 240 इंटू 7, 0 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 दूना 14 और 14 दू 16, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर इसी सवाल में एचसीएम पूछता, एचसीएफ पूछता, क्या पूछता, एचसीएफ, इसको नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। लेकिन मान लीजिए यहीं पे अगर पूछ देता कि एलसीएम कितना होगा, क्या पूछ देता, एलसीएम कितना होगा, तब क्या करते, तब हमारा अप्रोच क्या होता, तब हम क्या करते, ऐसे करते, देखिए एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ ए और बी, तो हम क्या करते, केवल कॉमन को लेते हैं, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, ठीक है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ है, 5 यहाँ, इसको लिख लेंगे। 7 यहाँ है लेकिन वहां नहीं है, तो उसको लिखेंगे नहीं। अब 2 का सबसे छोटा पावर, तो 4 है छोटा कि 3 है, 3 है। 5 का सबसे छोटा पावर 1 ही है, तो यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 इंटू 5, कितना हो गया 40, इसका एचसीएफ हो जाता, अगर आपसे इस सवाल में एचसीएफ पूछा गया होता तो। ठीक है, अगला सवाल समझिए। अगला सवाल है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप हो। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए हमने आपको बताया था विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, ऑप्शन से देख लेते हैं। 4m+2, 4m+2 हमें चाहिए विषम संख्या। देखिए यहाँ भी 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 दूना 4, 2 कॉमन कीजिए +1, देखिए तो यहाँ 2 है ना, 2 से गुणा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये सम हो गया, क्या हो गया, सम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए, 4m+4, यहाँ भी 4 कॉमन है, 4 कॉमन है ना, m+m, यहाँ ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी सम संख्या नहीं है। 4m+1, 4m+1, देखिए m से 4 में गुणा होगा तो वो सम होगा, और सम में जब एक संख्या जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, विषम, क्या हो जाता है, विषम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला सवाल एक सवाल है कि संख्या 2, देखिए लिखते हैं इस संख्या को, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2.131131113 डॉट डॉट। अब देखिए इस संख्या को अब ध्यान से देखेंगे तो इस संख्या में कोई पैटर्न नहीं है। हमसे पूछा क्या गया, ये संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता है, पूर्णांक में दशमलव कहाँ से आ गया, ऑप्शन ए पहले ही कट गया, ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ये गलत है। कह रहा है कि परिमेय है। अरे भाई साहब, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है या तो रुकेगा और नहीं तो रिपीट करेगा, दोहराएगा। देखिए तो यहाँ 1 3 फिर 1 3 आता है ना, तब ना परिमेय होता है, इसका मतलब ये परिमेय भी नहीं है, ये परिमेय भी नहीं है। हाँ, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण वो ना ही अशांत होता है और ना ही पुनरावृत्ति करती है, वो रुकेगा ही नहीं, उसका दशमलव प्रसार बढ़ते जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं, ना रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या। आइए अगला सवाल समझिए। अगला सवाल है, कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक कितने हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। ऑप्शन आपके पास है 3 है कि 6 है कि 4 है कि 5 है। आइए देख लेते हैं। 144, आप क्या करें, 144 को तोड़ें, तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 72, यहाँ तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, यहाँ तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, यहाँ तोड़ेंगे तो 3 और 3। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 2 का पावर कितना हो गया 4 और 3 का पावर कितना हो गया 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर, 2 का घात कितना हो गया 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा। देखिए ए और बी अगर अभाज्य संख्या है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों केवल और केवल 1 से कटेगी। तो ऐसी अभाज्य संख्या ए और बी, ये दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। अगर ये दोनों अभाज्य संख्या है तो एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम दोनों का गुणनफल हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा,
ए बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बड़ा ही अच्छा, बहुत ही आसान सवाल है। 14 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम यानी अनंत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। ध्यान रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती हैं, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है, यानी सब अनंत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। बड़ा ही अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद से कटे नहीं तो एक से कटे। तो जरा 15 को देखिए, ये 15 तो 3 से कट जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। 23, हाँ 23 ठीक है, एक से कटेगा, खुद से कटेगा। 12 देखिए 3 से कट जाएगा, नहीं हो सकता है। 75 15 से कट जाएगा, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो दोस्तों, आज हमने सीखा केवल 15 सवालों का ऑब्जेक्टिव, जो कि हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है। मुझे लगता है कि कुछ लोग उसको बना भी नहीं पा रहे होंगे, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो दिक्कत क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने थ्योरी को नहीं पढ़ा है। जब तक आप थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बढ़िया से इन सवालों का जवाब दे नहीं पाएंगे। ठीक है। तो आपको थ्योरी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उसको जाके जरूर शुरू से एकदम क्लास 10th मैथ प्लेलिस्ट के नाम से आपको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से मैथ की एक बेहतर समझ विकसित होगी। तो मिलते हैं इसी के साथ एक बेहतरीन क्लास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।